हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है उसके अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का। इस कड़ी में ये हमारी चौथी वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट या एसटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचर्स के भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं। जो कुछ हमने सीखा, क्या सीखा था? शैक्षिक मापन का प्रत्यय, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएँ क्या होती हैं, उद्देश्य और शैक्षिक मापन के स्तर के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने 3 वीडियोज़ में जो डिस्कस किया है, तो ये सीक्वेंस से हम वीडियो बना रहे हैं, अपने जो हमारा सिलेबस है उसके तहत बना रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस की तारतम्यता बनी रहे, तो आप लोग सीक्वेंस में वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं उसके आगे का जो प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं वो है शैक्षिक मापन का चर और शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व और शैक्षिक मापन के महत्व क्या क्या हैं। तो दोस्तों, हम जो है शैक्षिक मापन के जो सभी प्रकरण हैं उनको पढ़ने के बाद, उसको करने के बाद हम जो हमारे इससे संबंधित MCQs होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसकी वीडियो लेकर हम आपसे बात करेंगे और जिससे कि आपके जो शैक्षिक मापन पढ़ाया जा रहा है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आज का जो प्रकरण है, पहला हमारा शैक्षिक मापन के चर। तो देखते हैं शैक्षिक मापन के चर क्या होते हैं। तो इसमें लिखा गया कि चर है वह गुण या विशेषता है जिससे समूह के सदस्य परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। मतलब चर वह गुण या विशेषता है जिसमें समूह के सदस्य परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें कि मान लो एक समूह A है, एक समूह B है, तो इसमें कुछ सदस्य हैं और इसमें कुछ सदस्य हैं। तो इसमें का कोई सदस्य है जिसका कुछ भार होगा, जिसकी कोई लंबाई होगी, जो उसकी कोई बुद्धि की जो स्थिति होगी, मेंटल स्टेटस वो होगी, कोई आर्थिक स्थिति, वो मासिक आय होगा उसका। तो जाहिर सी बात है कि वो B के जो सदस्य हैं उनसे बराबर नहीं होगा। हो सकता है एक आध बराबर हो सकता है, लेकिन जो हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई सदस्यों की भार है और उनकी बुद्धि जो है, जो आर्थिक स्थिति है, इसी को हम चर नाम देते हैं, क्योंकि ये एक विशेषता है तो इसको ही चर बोलते हैं। और जो चर है या विशेषता है वो प्रत्येक समूह के सदस्यों में परस्पर कुछ न कुछ भिन्न होता है। मतलब अगर उनकी लंबाई समान है तो उनके भार में विभिन्नता हो सकती है। मतलब अगर एक दो चीज़ें समान है तो ये नहीं है कि उनके सभी गुण जो है वो सामान्य होंगे, कुछ न कुछ उनमें विभिन्नताएं होंगी। तो इनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर जो चर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। तो अगर हम बात करें गुणात्मक चर की, तो गुणात्मक चर जो है ऐसा चर जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करता है, उसको कहते हैं गुणात्मक चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्तियों के किसी समूह को लिंग भेद के आधार पर पुरुष या महिला वर्ग में, विद्यार्थियों को उनके अध्ययन विषयों के आधार पर कला वर्ग, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गों में, या फिर किसी शहर के निवासियों को उनको धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्गों में बांट सकते हैं। और तो इन उदाहरणों में जो लिंग है, भेद है, या फिर जो अध्ययन वर्ग है, या फिर जो धर्म है, वो क्या हैं? गुणात्मक प्रकार के चर हैं, क्योंकि यहाँ पे गुण की बात की जा रही है और संबंधित गुण के प्रकार से बने जो विभिन्न वर्ग हैं इनको हम गुणात्मक चर की संज्ञा देंगे। होप सो आपका क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर क्या होता है? जो गुण की मात्रा को व्यक्त करता है, यानी कि क्वांटिटी को जो बता रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि विद्यार्थियों का कोई समूह है, उसमें जो परीक्षा का प्राप्तांक है, एग्ज़ाम से जो भी उनको ऑब्टेन मार्क मिला हुआ है, स्कूल के किसी समूह के लिए जो विद्यार्थियों की संख्या है, या फिर
व्यक्तियों के किसी समूह के लिए जो मासिक आय है उनको हम क्या करेंगे, उसको हम डिजिट में हम उसको प्रदर्शित करेंगे कि इस क्लास में 40 विद्यार्थी हैं या फिर इन व्यक्तियों की आय कितना है, 40,000 है। ठीक है, ये कुछ जो भी हम लिखेंगे प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या या मासिक आय को, वो क्या होगा, वो डिजिट में लिखा जाएगा। तो ये संबंधित गुण क्या होगा, ये मात्रा को बताते हैं, और मात्रा को बताते हैं तो मात्रात्मक चरों को फिर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक होता है सतत चर और एक होता है असतत चर। तो सतत चर क्या होता है, सतत चर वे चर होते हैं जिनके किन्हीं 2 मानों के बीच जो है प्रत्येक मान को जो धारण करना वो संभव होता है। मतलब इनके बीच में जो मान होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे भार व लंबाई जो है सतत चर के उदाहरण होते हैं। तो व्यक्तियों का भार कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 60 भी हो सकता है, 60.5 भी हो सकता है, 60.8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 60.8 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो यहाँ पे भार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूर्णांक में ही हो, तो किसी व्यक्ति का भार पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतत चर। और दूसरा है आपका असतत चर। तो असतत चर को हम खंडित चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडित चर भी कहते हैं असतत चर को सॉरी। और ये चर हैं जिसके किन्हीं 2 मानों के बीच प्रत्येक जो मान है वो धारण करना संभव नहीं होता। अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो परिवार में बच्चों की जो संख्या है वो पूर्णांकों में ही हो सकती है, उसको हम 4.5 या हम किसी भी पॉइंट में ना दिखा के हम ये कहेंगे कि इस परिवार में जो संख्या है व्यक्तियों की वो 8 है या 7 है या 9 है। अगर मान लो कि वहाँ पे 8 वयस्क हैं और एक बच्चा है, तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि 8.5 यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं, हम उनको 9 बोलेंगे। तो यही हो गया जो असतत चर है। इसमें जो है परिवार में जो मतलब जो भी है जो संख्या है वो पूर्णांक में ही हो सकती है और पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो ये सतत और असतत चर हो गए आपके। होप सो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, जिससे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं और बता सकूं। और आपका नेक्स्ट है इस क्रम में जो टॉपिक है शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व। तो पहले भी हम तत्व के बारे में बात कर चुके हैं, तो आइए कुछ देख लेते हैं इसमें। तो शैक्षिक मापन के लिए क्या तत्व होते हैं। तो शैक्षिक मापन के अंतर्गत वस्तुओं के किसी गुण या विशेषता आदि का वर्णन करते हैं, और किसी गुण का वर्णन करने से पहले सबसे ज़रूरी बात पर विचार किया जाता है कि गुणों की जो मापे जा रहे होंगे चीज़ें, जो भी हमारे वस्तुएं मापी जा रही हैं या व्यक्ति मापे जा रहे हैं, उनकी गुण की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए, और उस गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करना होना चाहिए, और गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना होना चाहिए। तो ये हो गया आपके शैक्षिक मापन के आवश्यक तत्व। और अगर हम शैक्षिक मापन का महत्व की बात करें तो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, और मैं इनको ऐसे एज इट इज़ पढ़ती जा रही हूँ, और जहाँ पे मुझे लगेगा ज़रूरी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको कुछ समझना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो शैक्षिक मापन के महत्व के अंतर्गत पहला पॉइंट है, मापन छात्रों के अध्ययन हेतु एवं शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। इसमें भी आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो मापन है वह छात्रों के अध्ययन के लिए और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में सुधार किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, मापन के द्वारा छात्रों की बुद्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच की जा सकती है। और मापन के द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन, मतलब खुद का उनको मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। और छात्र क्या करते हैं, आत्म मूल्यांकन के द्वारा ये देख सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या क्या उन्होंने मतलब प्राप्त कर लिए हैं। और इसमें क्या है, नेक्स्ट, मापन छात्रों
एवं शिक्षकों की प्रभावशीलता को इंगित करता है कि जो छात्र हैं वो कितने प्रभावशील हैं, मतलब उनके एजुकेशन का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो किस लेवल तक है, या फिर शिक्षकों का जो टीचिंग जो इफ़ेक्टिवनेस है वो किस लेवल का है, उसको दिखाता है मापन। और मापन का नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि मापन जो है शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को मापन द्वारा अपनी कमियां ज्ञात होती हैं, जिससे वह अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करके उसे और अधिक सुसंगठित व प्रभावशाली बना सकता है। मतलब आप अध्यापक जो है वो खुद के अपना मूल्यांकन करेगा अपने बच्चों के आधार पर कि बच्चों को उनकी बुद्धि के आधार पर उनको उनकी रुचियों के आधार पर किस तरह के जो हमें शिक्षण में सुधार करना चाहिए कि उनको इस तरह से जो हम समझा रहे हैं वो उनको उन तक पहुंच पाए। तो जो शिक्षक है वो अपने पद्धति में जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार करके वो फिर से इफ़ेक्टिवनेस बना सकता है। ये मापन के द्वारा होता है। मापन जो है उचित शैक्षिक निर्णय लेने में अत्यंत आवश्यक और उपयोगी होता है, और मापन के माध्यम से छात्रों को उचित व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। तो होप सो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि शैक्षिक मापन का क्या महत्व होता है। इसमें से 2-4 पॉइंट भी आप एग्ज़ाम में लिख देंगे, क्योंकि लघु प्रश्नोत्तर आते हैं आपके 2-2 नंबर के, तो इसमें से कुछ न कुछ तो आपको याद ही रहेगा जो आप लिख देंगे और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम शैक्षिक मापन के कुछ और 1-2 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को लाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन का हमारा टॉपिक चलेगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है आप वॉच करते रहिए। कीप वॉचिंग माय चैनल फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।